क्वेश्चन नंबर बेटा 15 कर रहे थे। हाँ सर, प्रूव दैट नोजल का और डेरिवेशन कर रहे थे। C2 इक्वल टू 44.72 अंडर रूट डेल्टा H मीटर पर सेकंड। फॉर ए नोजल के लिए प्रूव दैट क्या प्रूव करना है? एग्जिट वेलोसिटी है ना। फॉर ए नोजल प्रूव दैट exit velocity from the nozzle from the nozzle is, बेटा दिख रहा है ना आपको? सबको दिख रहा है ना? C2 is equal to 44.72 under root of delta H. This we have to prove. This is in आपका वेस है बेटा, नहीं दिख रहा क्या? नहीं, ये आपका एक मिनट शायद मैंने खोला नहीं है। रुको, शेयर स्टार्ट नहीं किया शायद मैंने। हाँ अब होगा, अब दिख जाएगा। आया क्या? देखो बेटा, दिखा? एग्जिट वेलोसिटी फ्रॉम द नोजल दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है बेटा? यस सर। एग्जिट वेलोसिटी फ्रॉम द nozzle is C2 is equal to 44.72 under root of delta H. This we have to prove. This velocity is in meter per second, where C2 is called exit velocity from the nozzle. C2 exit velocity from the nozzle. ठीक है क्या? ठीक है, चलो देखो मैंने क्या बताया था। सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन है, अपन ने एक नोजल बनाया था, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है 1, ये सेक्शन है थ्रॉट, ये सेक्शन है 2, और ये कैसे बनता है? देखो कैसे बनाया बेटा, ऐसे ही बनाना है आपको अपनी कॉपी में, है ना। दिस इज इनलेट, दिस one is called inlet section, inlet. T is called throat section and 2 is called exit section, exit. ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे स्टीम आ रही है, यहाँ से जा रही है और यूँ करती हुई बाहर इस तरह से फ्लो कर रही है। ये जो पोर्शन है ये क्या हो रहा है? अभिसारी हो रहा है। यहाँ से लेके ये जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट पोर्शन। क्या कहलाता है बेटा ये पोर्शन? क्या कहलाता है? कन्वर्जेंट। और यहाँ से लेके ये पोर्शन क्या कहलाता है? ये पोर्शन कहलाता है बेटा डाइवर्जेंट। ये पोर्शन कहलाता है डाइवर्जेंट पोर्शन। तो ये पूरा नोजल क्या कहलाएगा? जो अपना ये नोजल है, इसका जो डायग्राम हम बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड CD नोजल, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। ठीक है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। और इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम बेटा, इसी चीज़ का दूसरा नाम है डी लावाल नोजल। इसी का दूसरा नाम है डी
LAVALD, लावाल नोजल। ठीक है, अक्षत एक जना मेरे साथ बोलता रहो तो बेटा पता रहे कनेक्टिविटी बन रही है, कहीं टूट नहीं जाएगा बीच में, है ना। क्या लिखा मैंने, नाम बताओ, ये क्या बनाया अपन ने, अक्षत बताओ क्या चीज बताई बेटा, बताओ एक जना कोई बोलो, ये क्या बनाया मैंने, कन्वर्जेंट नोजल। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल, और उसको बोलते हैं डी लावाल नोजल। ठीक है बेटा, है ना, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो उस दिन जो अपन ने पढ़ा था, हमने उस दिन पढ़ा था ये सारे पॉइंट, P1 मतलब इनलेट पर प्रेशर, V1 मतलब इनलेट पर वॉल्यूम, T1 मतलब टेम्परेचर, U1 मतलब इंटरनल स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, U1 P1, H1 एंथैल्पी स्पेसिफिक एंथैल्पी H1, और S1 इज एंट्रोपी। ठीक है, Z1 इज द हाइट एट इनलेट, और C1 इज द वेलोसिटी एट इनलेट। ठीक है, और यही टर्म्स, सारी टर्म्स कहाँ पे आ जाएगी, पीछे की तरफ आएगी। वो सारी टर्म्स क्या हो जाएगी बेटा, ये सारी टर्म्स क्या हो जाएगी, टू वाली टर्म्स हो जाएगी। टू मतलब ये सारे एग्जिट पर जो जो चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। तो क्या क्या है टू पर यही चीज़ें आ जाएगी, ये P2 V2 T2। एक जना बोलो इसके साथ साथ, देखो बताओ एक चीज़, इधर क्या है, P1 की जगह P2, V1 की जगह V2, T1 का इधर वाला पार्ट T2। आगे बोलो बेटा कोई एक जना, अक्षत बोलो, U1 की जगह क्या हो जाएगा, U2, फिर H2, Q2, फिर S2, फिर Z2, फिर C2। तो C2 का नाम क्या हो गया, देखो C2 इज वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी कौन सी, एग्जिट की वेलोसिटी, यही तो अपन प्रूव करना है, C2 वाली जो चीज़ है। अब Z क्या है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक पीली लाइन खींचता हूँ, Z इज द, यहाँ से एक मैंने ये लाइन खींची, इसको बोला मैंने डेटम। बेटा ये क्या चीज़ है, डेटम। इससे इस सेंटर की जो हाइट है ना, ये जो सेंटर है इसकी हाइट को मैंने बोला है Z1, और यहाँ पे जो हाइट है इसकी सेंटर से, यही सेंटर मान लो, तो इसकी जो ये हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक की, दिस इज कॉल्ड Z2। अब कोई कहेगा मेरे को, कोई बता सकता है बेटा मैंने हाइट के लिए Z क्यों लिया, हाइट को Z क्यों लिया, कोई बताएगा? बबलू बताएगा हाइट को Z क्यों लिया? नहीं, देखो चूंकि H इज द हाइट होता है, और H हमारा यहाँ पर क्या हो गया बेटा, H हमारा यहाँ पर एंथैल्पी हो गया है, स्पेसिफिक एंथैल्पी हो गया है ना। तो H को हमने, इसलिए H को हमने Z लिया है यहाँ पर, Z मतलब हाइट लिया आपने, है ना, हाइट यहाँ से। ठीक है, क्या ये डायग्राम समझ में आया? वायर भी तो ले सकते थे ना सर, क्या बेटा? वायर भी तो ले सकते थे। हाँ ले सकते थे, पर अपन ने यहाँ पर अपने को एक स्टैंडर्ड चीजें होती है ना, स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपन ने Z ले लिया। इस वाले डेरिवेशन के लिए एक स्टैंडर्ड होता है Z, ठीक है ना बेटा। कुछ भी ले सकते हैं, X ले सकते थे, पर ये क्या कुछ टर्म्स होती हैं जो और किसी से मिक्स हो सकती हैं, तो हमने यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड इस फॉर्मूले के लिए हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब देखो इसका डेरिवेशन करना अपने को, तो इस वाले नोजल के अंदर जो एनर्जी इनलेट पर है, जितनी भी एनर्जी को मैं लिखता हूँ E1, जितनी भी एनर्जी है इनलेट पर, ये सारी एनर्जीज हैं, ये डिफरेंट है ना, ये सारी एनर्जीज हैं E1 एनर्जी, और ये सारी यहाँ पर एग्जिट पर एनर्जीज हैं, इनको लिखते हैं अपन E2। तो जितनी भी एनर्जी इनलेट पर है उतनी एनर्जी आउटलेट पर होगी, ये तो अपना बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो पहला स्टेप हो गया अपना इसका डेरिवेशन का पहला स्टेप हो गया, डेरिवेशन का फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप लिखेंगे डेरिवेशन में, फर्स्ट स्टेप इज, है ना, अकॉर्डिंग टू, लिखते जाना है फटाफट, अकॉर्डिंग टू एनर्जी इक्वेशन, है ना, इसको बोलते हैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। एनर्जी इक्वेशन क्या कहती है बेटा? एनर्जी इक्वेशन कहती है कि एनर्जी एट इनलेट मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी एट आउटलेट। किसी को डाउट तो नहीं? ये तो सभी को पता है ऊर्जा के संरक्षण का नियम जो बेसिकली उसको हम यहाँ पर बोलते हैं SFEE, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, SFEE स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो देखो बेटा यहाँ पर एनर्जी कौन कौन सी आ रही है, तो सेकंड स्टेप में आ गया E1 पे जो एनर्जी है वो है, देखना एक बार, है ना, सेकंड पे एनर्जी है, जो अपनी एनर्जी है वो है
P1 V1 plus U1 plus H1 plus half C1 square plus Z1 plus Q इज इक्वल टू, अभी Q और W बताऊंगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू P2 V2 प्लस U2 प्लस ये U है, U2 प्लस H2 प्लस हाफ C2 स्क्वायर प्लस Z2 प्लस W। ठीक है बेटा, एक बार देखो मैंने जो लिखा इक्वेशन ध्यान से देखो, एक बार कोई एक जना पढ़ो। अक्षत बोलना बेटा, क्या दिख रहा है? C1 V2 प्लस U1 प्लस H1 प्लस हाफ C1 स्क्वायर प्लस Z1 प्लस Q इक्वल टू इज इक्वल P2 V2 प्लस U2 प्लस H2 प्लस हाफ C2 स्क्वायर प्लस Z2 प्लस W। वेरी गुड। और Q और W क्या है यहाँ पर? अभी देखो डायग्राम बताता हूँ, डायग्राम में रह गया था, Q और W बताता हूँ। ये देखो Q और W क्या है? Q है बेटा अपने यहाँ पे इस वाले डायग्राम में कौन सा कलर लूँ, ये देखो Q का मतलब है इसके अंदर हम कितनी हीट दे रहे हैं, और W का मतलब है हम यहाँ से कितनी हीट, कितना वर्क बाहर निकाल रहे हैं। Q मतलब हीट, W मतलब वर्क, ये तुमको बता रखा मैंने, Q और W का बेसिक फंडामेंटल पहले दिन ही बताया था। तो Q और W क्या होता है बेटा? हीट और वर्क। इस नोजल के पाइप में से कितनी हीट, इस पाइप जो नोजल है इसको हम कितनी हीट दे रहे हैं और कितना वर्क इसमें से निकल रहा है, इसमें से कोई मूवमेंट हो रहा है क्या, तो उस तरह से अपने को पता पड़ेगा कितना वर्क अपन इसमें से निकाल रहे हैं। और क्या नई चीज़ है इसमें, और क्या था अपन डेरिवेशन में क्या चीज़ देख रहे हैं, और कोई नई चीज़ है क्या? नहीं सर, बस ये सारी चीज़ आ गई, सारी चीज़ आ गई इसमें। कोई बता सकता है क्या क्या चीज़ है? देखो P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, U फॉर स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, H फॉर स्पेसिफिक एंथैल्पी, C1 फॉर इनलेट वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ स्टीम, Z1 इज हाइट एट इनलेट, Q इज हीट, P2 V2 सेम, ये सब इनलेट के लिए और ये सब चीज़ आउटलेट के लिए, W इज वर्क हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, एकदम सही समझ में आ रहा है। थर्ड स्टेप कहता है इसमें बेटा अपन है ना, ये H की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन ने H को इसमें साथ में ले लिया, क्योंकि H को अपन ने इस फॉर्म में लिया, मेरे को यहाँ से हटाना पड़ेगा। एक मिनट रुकना, आप भी ध्यान रखना, उसमें क्लियर कर लो, एक मिनट। ये H1 इसको हटाओ, क्योंकि ये अपन ने दूसरे फॉर्म में ले लिया है। H2 को भी यहाँ से हटाओ, तो बताता हूँ क्या लिया अपन ने, वही समझ में आ जाएगा। एक मिनट देखो बेटा, ये क्या है, ये यहाँ पर इसमें प्लस लगा लो, है ना, ये हटा दो वापस, और ये भी U2 बड़ा सा लिख दो, बस अभी समझ में आएगा ऐसा क्यों किया। यह हटाना पड़ेगा अपने को ना, हटा देना 1 मिनट के लिए। अब देखो ये ठीक है। अब देखो बेटा H की जरूरत नहीं है, अभी देखना, अभी समझ में आ जाएगा। H का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, किसी को याद है? किसी के पास कॉपी में लिखा हुआ है? देखना एक बार बेटा H का फॉर्मूला। यस सर। क्या लिखा है H का फॉर्मूला? स्मॉल h का फॉर्मूला क्या बेटा? स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H अपॉन M। स्मॉल h, अच्छा कैपिटल H क्या लिखा हुआ है? एंथैल्पी अपॉन मास। कैपिटल H इज इक्वल टू PV प्लस U प्लस PV लिखा है क्या? यस सर, U प्लस P इंटू V। देखो ये देखो P इंटू V, PV प्लस U1, U प्लस PV लिखा हुआ है क्या? यस सर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? H1। ये जो है ना P1 प्लस V1, ये H1 हो जाएगा, ठीक है। और इनलेट पर जो वेलोसिटी होती बेटा वो है ना, एक मिनट इसको ऐसे लिखेंगे, एक मिनट को मैं इसको लिखता हूँ किस ढंग से, इसको अपन लिखते हैं, हाँ, P1 V1 प्लस U1 इज इक्वल टू H1, है ना। इनलेट velocity is very less than C2, therefore half C1 square is nearly equal to 0, ठीक है। Z1 is equal to Z2, क्योंकि दोनों सेम हाइट पर है। Q is equal to 0
एंड W इज इक्वल टू 0। ये सारी चीज़ें अपने को गिवन है, ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ नोजल। ये सब चीज़ें कहाँ से आ गई? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ नोजल। नोजल की परिभाषा में के अनुसार P1 V1 इज इक्वल टू H1, C1 इज वेरी नेग्लिजिबल, Z1 इज इक्वल टू Z2, Q इज इक्वल टू 0 एंड W इज इक्वल टू 0। अरे ठीक है क्या ये पॉइंट समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हो बेटा, देखो P1 V1 और P2 V2 जो दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों की जगह चौथे स्टेप में क्या आ जाएगा? चौथे स्टेप में इन दोनों की जगह H1 आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? H1। ये C1 स्क्वायर क्या हो गया बेटा? 0। Z1 Z2 से काट दो, Q1 के आगे क्या लिख दो? 0, W को भी 0, तो बचा क्या? H1 इज इक्वल टू H2 प्लस, है ना, हाफ C2 स्क्वायर। बस खाली 3 टर्म बची, बाकी सारी उड़ गई। दिख रही है तुम्हारे को? सब उड़ गई ना। केवल ये इस वन इनकी जगह तो अपन ने H1 लगा दिया और दूसरा क्या लगा दिया? एंड P2 V2 प्लस U2 की जगह क्या लगा दिया? H2 लिख दिया। बस बात समझ में आई क्या? देखो ध्यान से समझना बेटा, बहुत अच्छा डेरिवेशन है। अच्छा देखो बेटा, वापस समझो मैंने क्या समझाया। इस वाले डेरिवेशन में सारी चीजें 0 होती गई, कटती गई, खाली एक तो ये बच गया P1 V1 प्लस U1, इसको मैंने H1 लिख दिया, और इधर P2 V2 प्लस U2 को मैंने H2 लिख दिया। और C1 स्क्वायर क्यों कट गया? क्योंकि इनलेट वेलोसिटी बहुत कम होती है C2 के कंपैरिजन में, तो C2 तो रहेगा ही रहेगा, इसलिए हाफ C2 रह गया। Z1 Z2 से कट गया, Q 0 हो गया, और W 0 किससे हो गया? डेफिनेशन से हो गए। ठीक है, चलो लिख लो अभी एक बार। अगला पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट आ गया। फोर्थ पॉइंट में हमने क्या लिखा था? फोर्थ वापस लिख रहा हूँ मैं। फोर्थ पॉइंट हो गया बेटा H1 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? H1 माइनस H2 इज इक्वल टू C2 स्क्वायर बाई 2। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? C2 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, इसको मैं डेल्टा H लिख दूँ, इधर वाले को यूँ लिख दो H1 माइनस H2, और इसको मैं लिख देता हूँ देयरफॉर C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा H। ये बात समझ में आई क्या? देयरफॉर C2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू डेल्टा H। और डेल्टा H जो है बेटा अपना, डेल्टा H वो अपन लेते हैं किलो जूल पर किलोग्राम में। तो ये डेल्टा का जो ये किलो है ना, इसको इसकी यूनिट क्या होती है यहाँ पे? ये यहाँ पर इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, अंडर रूट के अंदर। तो ये क्या हो जाता है बेटा? 2 इंटू, ये जो किलो का किलो होता है, 1 किलो कितना होता है? 10 की घात 3, इसलिए किलो का मैंने 1000 कर दिया, और डेल्टा H हो गया। अब इसकी यूनिट किलो हट गया, तो यहाँ पर जूल पर किलोग्राम बच जाएगा। तो इस तरह से ये 2000, आपके कैलकुलेटर खोलो और कैलकुलेटर में 2000 का अंडर रूट निकाल के बताओ कितना आता है। कैलकुलेटर में 2000 का अंडर रूट निकाल के बताओ फटाफट। भास्कर सागर, 2000 का अंडर रूट कितना होता है? केसरी मल, 2000 का अंडर रूट निकाल। 44.72। वेरी गुड, 44.72 अंडर रूट ऑफ डेल्टा H। और ये जूल पर किलोग्राम जो है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड। कैसे होता है समझाता हूँ, देखो अगले स्टेप पे। ये जो जूल पर सेकंड अंदर गया ना, ये देखो तुमने लिखा था C2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2000 अंडर रूट ऑफ डेल्टा H अंडर रूट ऑफ जूल पर किलोग्राम, टुकड़े कर दिए मैंने। तो इसका तो हो गया 44.72, इसका कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा ही ऐसा रहा। और किलो जूल पर किलोग्राम को समझो, जूल जो है बेटा, किलो का तो 2000 में चला गया, समझ में आया ना। जूल जो होता है वो होता है न्यूटन इंटू मीटर अपॉन किलोग्राम। ठीक है, हाँ सर। ये 44.72 डेल्टा H है, और न्यूटन इंटू मीटर का न्यूटन होता है अपना बेटा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है न्यूटन। ठीक है, और ये तुम्हारा मीटर पीछे है और ये किलोग्राम पीछे। देखो एक एक चीज होता था। जूल बेटा, जूल की जगह क्या आया? जूल की जगह आएगा न्यूटन इंटू मीटर।
न्यूटन की जगह क्या आया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर और किलोग्राम अपनी जगह ही है ना। इस किलोग्राम से ये किलोग्राम कट गया, तो अपना क्या बच गया, हाँ सर 44.72 अंडर रूट ऑफ डेल्टा एच, ठीक है, और अंडर रूट ऑफ मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, बचा कि नहीं बचा। हाँ तो सर C2 क्या बच गया, 44.72 अंडर रूट ऑफ डेल्टा एच, ये तो हो गया C2 मतलब वेलोसिटी, और यूनिट क्या हो जाएगी उसकी, यूनिट मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। ये बेटा तुम्हारे को कोई कहीं पे भी किसी दुनिया के किसी भी किताब में ये एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा कि इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड कहाँ से आई है। ये अपना स्पेशल अपन इसको एनालिसिस करते हैं ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाए, तो अपन इस तरह से अपन इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, अपने अपने कैलकुलेटर खोल के मेरे को जल्दी से बताना एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अगर H1 का मान 3000 किलो जूल पर किलोग्राम हो और H2 का मान 2100 किलो जूल पर किलोग्राम हो, तो एग्जिट वेलोसिटी कितनी होगी, निकालो। देखिए अपनी अपनी कॉपी में, C2 इज इक्वल टू 44.72 अंडर रूट ऑफ डेल्टा एच, तो C2 इज इक्वल टू 44.2 H1 माइनस H2, तो 44.72 अंडर रूट ऑफ 3000 माइनस 2100, तो 44.72 अंडर रूट ऑफ 900, तो 44.72 और 900 का अंडर रूट कितना, 30 होता है क्या, 30 30, तो मल्टीप्लाई करो हाँ इसको, सर। तो इसको 44 को 30 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना हुआ, 44.72 को 30 से करो, 1341.6 1000 सर 1300 1341 हाँ पॉइंट सर 0.6 यस सर 0.6 यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। ये किसकी स्पीड है, स्टीम की स्पीड है, नोजल से निकलने वाली स्टीम की स्पीड है, एग्जिट स्पीड फ्रॉम द नोजल। किलोमीटर में कोई बताएगा कितनी हो जाएगी, 1.34 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 1.34 किलोमीटर चलने वाली स्टीम है हमारी। जबकि हमने उस दिन देखा था, हमने उस दिन धूम की गाड़ी की वेलोसिटी निकाली थी, याद आ रहा है किसी को, धूम की स्पीड कितनी निकाली थी हमने, रफली करीब 100 मीटर पर सेकंड ही आ रही थी, याद है किसी को, है ना, हाईएस्ट स्पीड मीटर पर सेकंड में, जबकि हमारी है 1341 मीटर पर सेकंड। डिफरेंस समझ में आया तुम्हारे को, कितनी हाई स्पीड पे होती है। इसीलिए कभी भी थर्मल पावर प्लांट में अगर टरबाइन में, ये टरबाइन का पार्ट है बेटा, टरबाइन के दो पार्ट होते हैं, नोजल और मूविंग ब्लेड, बताया था ना, एक बार हिंट दिया था ना। तो ये टरबाइन का पार्ट है, अगर उसके अंदर से नोजल में से अगर कहीं बाहर निकल जाए तो इतनी स्पीड से आदमी को फेंक देगा वो, ठीक है ना, नोजल के कहीं लपेटे में आ जाए तो इतनी ज़बरदस्त एक्सीडेंट होता है। इसलिए सैनिक कारगिल में और लद्दाख में और जहाँ पे भी माइनस डिग्रीज में रहता है ना, उतना रिस्क इंजीनियर्स को वहाँ फैक्ट्री के अंदर भी होता है ना। इतनी हाई चीज़ से अपन टैकल करते हैं, इतनी हाई वेलोसिटी से अपन टैकल करते हैं, इतनी हाई वेलोसिटी को। ठीक है, क्या कंसेप्ट समझ में आया? सर एग्जाम्पल समझ में आ गया? अब अगर तुम्हारे को H1 दे रखा होगा और H1 से H2 अगर तुम्हारे को अगर एक डायग्राम से पता पड़ जाए तो तुम क्या अपन ये निकाल सकते हैं फिर किसी की वेलोसिटी, है ना। अभी आप दुकान पे जाओगे आज, अभी कभी जब भी जाओ, है ना, मनीष कोई से भी जाओ तो तुम्हारे जानते हो, वहाँ से सभी बच्चे एक तो क्या लेके आएंगे, स्टीम टेबल, एक टेबल होती है बेटा स्टीम टेबल, है ना, और एक होता है इसी के अंदर साथ में मिलता है मॉलियर चार्ट। शायद लास्ट टाइम मैंने मंगवाया था क्या तुम्हारे से, बता मॉलियर्स हैं, नहीं लास्ट टाइम तो मन मिल ही नहीं पाया ना ढंग से, ये मैं पढ़ाता ही नहीं था ये वाला सब्जेक्ट। तो स्टीम टेबल और मॉलियर चार्ट ये करीब 30-40 रुपये का कोई आएगा, ये तुम लोग खरीद के ले आना यहाँ से, मनी अगर ना जो भी अपनी कॉलेज के सामने दुकानें हैं या कहीं से भी तुम्हारे को मिले, या ऑनलाइन मंगवा लेना, ये 30-40-50 रुपये का कोई आता है ये मॉलियर चार्ट, ठीक है। और अपने कॉलेज अपन लोग बेटा ना, ये जोधपुर का एक पब्लिशर है उससे मंगवाते हैं अपन, है ना, उसकी होती है ये, ताकि क्या वो वाला तुम्हारे को वहाँ पर संभालने में प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। जैन ब्रदर्स का आता है जनरली, जैन ब्रदर्स का आता है, ठीक है, ये जैन ब्रदर्स करके कोई है ना, ये पब्लिशर है, इसका मॉलियर चार्ट और ये मंगा लेना, क्योंकि हमको न्यूमेरिकल इसमें से करने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। अरे ठीक है क्या,
ओके सर। समझ में आ गया ना, ये चीज लेके आ जाना। और अपन जो न्यूमेरिकल करेंगे वो बुक है अपनी, हिंदी वालों के लिए अपनी बुक है, उसका नाम है क्या नाम है, वर्मा गुलेचा। बेटा हिंदी की किताब, ऐसे हिंदी की किताब है, इसकी न्यूमेरिकल्स अपन करेंगे, यही अपने बोर्ड में भी आते हैं। वर्मा गुलेचा करके एक बुक है बेटा हिंदी में, वर्मा गुलेचा, गुलेचा, ठीक है, ये इनकी बुक है। और ये इसमें ये मतलब तापी, इसकी ME 303 के लिए जो बुक होती है, इसका नाम है तापीय अभियांत्रिकी, ऐसा कोई नाम होगा इसका, तापीय अभियांत्रिकी, है ना, अभियांत्रिकी, ठीक है। इस वाली बुक में से अपन न्यूमेरिकल करेंगे इसके नोजल्स और टरबाइन के, नोजल्स, टरबाइन और कंडेंसर के न्यूमेरिकल, 3 तरह के न्यूमेरिकल्स जो आते हैं उन तीनों चैप्टर्स के इसमें से हम करेंगे। ठीक है, क्या समझ में आया? क्या देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, उसको मैं Yes, वापस sir. एक बार रिवीजन करवाता हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा, देखो सबसे पहले हमने ये चीज़ देखी कि हमें ये प्रूव करना था C2 = 44.72 डेल्टा H मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया कि हमने नोजल का ये डायग्राम बनाया, फिर हमने नोजल का एक डायग्राम बनाया, ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम बनाया हमने। इसमें क्या समझा बेटा, नोजल इज ए डक्ट ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। ये पूरा नोजल दिख रहा है तुम्हारे को, ये डक्ट ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। डक्ट ऑफ वेरिंग क्रॉस, देखो इसका जो ये क्रॉस सेक्शन वेरी हो ना, इसको बोला अपन ने, ये चीज केवल इस शेप के चेंज होने से हमारी वेलोसिटी इतनी चेंज हो जाती है। अगर ये एक पाइप होता सीधा पाइप तो वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती है, सीधे पाइप में सेम वेलोसिटी रहती है एक्सेप्ट फ्रिक्शन, खाली फ्रिक्शन को छोड़ दो तो इसके अलावा कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। और है ना, इसमें तो वेलोसिटी बढ़ के निकल रही है। इनलेट वेलोसिटी कितनी मानी हमने, इनलेट वेलोसिटी C1 नियरली इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। हम भली 5, 10, 15 होगी तो कुछ में ही नहीं, पर C2 कितनी हो गई हमारी, करीब 1500, 1000 मीटर पर सेकंड। ये हमारा CD नोजल का कमाल है। और इतनी हाई वेलोसिटी जब किसी ब्लेड पर गिरती है तो हमारी टरबाइन घूमने लगती है, और टरबाइन अगर किसी दो चीजों के बीच में घूमती है तो क्या हो जाता है बेटा, देखो इसका कंसेप्ट समझाता हूँ मैं, है ना, आगे बताता हूँ। पहले आपने क्या पढ़ा वो देख लो। तो ये चीज समझ में आई, ये कन्वर्जेंट पोर्शन, कन्वर्जेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिसारी, अपसारी। कन्वर्जेंट मतलब अभिसारी, अभिसारी। डाइवर्जेंट मतलब अपसारी, ठीक है, अभिसारी और अपसारी नोजल, ठीक है। आगे क्या कहता है, आगे देखो, फिर हमने क्या किया, डेरिवेशन किया अकॉर्डिंग टू एनर्जी इक्वेशन E1 = E2। हमने क्या डेरिवेशन किया, E1 = E2, ठीक है, ये E1 = E2 लिखा। फिर हमने E1 की जगह क्या लिखा, कौन कौन सी एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और हीट एनर्जी। इनलेट पर इतनी सारी एनर्जीज हैं और एग्जिट पर वापस कितनी एनर्जीज हैं, वही वाली इस एग्जिट पर सारी एनर्जीज हो गई, P1 V1 + U1 + ½ C1² + ZG1, है ना, प्लस Z1 + Q = P2 V2 + U2 + ½ C2² + Z2 + W। और इसमें हमने क्या अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ नोजल से हमें क्या पता है कि P1 V1 + U1 = H1, P2 V2 + U2 = H2, C1 is very very less than C2, ठीक है, C1 is very very less than C2। तो है ना, और जब C1 ही कम है तो उसका स्क्वायर तो और कम हो जाएगा, C1 का स्क्वायर और 0 हो जाएगा। Z1 = Z2, Q = 0। Q मतलब देयर इज नो हीट इनलेट, नो वर्क डन, पाइप में से कोई वर्क डन भी नहीं हो रहा है और कोई हीट भी नहीं जा रही है, ठीक है, क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। वाई Q = 0 यार, क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक का नाम सुना तुम लोगों ने, एडियाबैटिक रुदोष प्रक्रम। तो क्या हो गया बेटा H1, तो इस फॉर्मूले को वापस अपन ने लगा दिया तो क्या हो गया, देखो P1 V1 की जगह तो हमने लगा दिया H1, P2 V2 + U2 की जगह लगा दिया H2, बाकी सब कट गए और ये ½ C2² बच गया। चलो फिर क्या बच गया, तो आगे क्या हुआ, आगे बढ़े हम, तो ½ C2² बच गया, तो इसको ले लिया हमने आगे। तो आगे क्या कहता है, तो आगे हमने क्या देखा कि H1 = H2 + ½ C2², है ना, मतलब C2²/2। तो H1 H2 को एक तरफ ले गए, C2²/2 इधर रह गया, इनको घुमा दिया दोनों तरफ, है ना, पक्षांतरण कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। तो क्या हो गया, C2², ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इनटू इसको H1 - H2 को अपने क्या लिखा, डेल्टा H। ध्यान रखना हमेशा डेल्टा H1 हमेशा ज़्यादा होगा और H2 कम वाला होगा, है ना, तो H1 - H2। तो C2 = क्या, अंडर रूट लग गया इसमें 2 डेल्टा H, तो 2000 आ गया इसमें, किलो का अपन ने 1000 इधर ले लिया। तो एग्जिट वेलोसिटी फ्रॉम द नोजल जो होती है वो 44.72 अंडर रूट डेल्टा H होती है। अरे चलेगा क्या,
है ना, समझ में आया थोड़ा बहुत, यस सर। है ना। तो अपन ने क्या देखा, इसका एक न्यूमेरिकल करके देखा, अगर H1 की वैल्यू 3000 है, H2 की वैल्यू 2100 हो, तो C2 की वैल्यू में अपन ने √900 हुआ तो करीब 1300 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हमने इसको समझने की कोशिश की कि किस तरह से हम एग्जिट वेलोसिटी निकालते हैं, है ना। तो हमने एग्जिट वेलोसिटी यहाँ पर निकाली इस तरह से, और इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, स्टीम टेबल्स, और इसकी जरूरत पड़ती है। कैसे जरूरत पड़ती है, अगला क्वेश्चन जो बताने वाला हूँ, टाइम क्या हुआ एक बार बताओ, कल बताऊंगा। कल तुम अगर ये नोट करके ले आओ, अगर ये दोनों चीज़ें स्टीम टेबल से ले आओगे तो तुम्हारे को बहुत फायदा होगा, तुम्हारे वहीं पे खुला सामने तुम्हारे खोल के समझा सकता हूँ। कल हम जो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन मॉलियर चार्ट, है ना बेटा। ये मॉलियर चार्ट को एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड है ना। तो कल हमारा क्वेश्चन होगा मॉलियर चार्ट। अभी आज का हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज ये न्यूमेरिकल अगर आप लोग इसको आज अच्छी तरह से डेरिवेशन कर लेना, सबको समझ में तो आया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो मैं समरी करता हूँ, जो हमने पढ़ा उसकी समरी करता हूँ, कोशिश करता हूँ समरी करता हूँ। देखो, है ना, जो हमने पढ़ा उसकी समरी देखो। समरी क्या है बेटा, हमने खाली इतना सा पढ़ा अभी सुबह, अभी जो पूरे दिन में, अभी पूरे टाइम में हमने पढ़ा, एक हमें डेरिवेशन करना था, C2 इज इक्वल टू 44.72 अंडर रूट ऑफ डेल्टा H, ये हमें डिराइव करना था। ठीक है, ये हमें डिराइव करना था, मीटर पर सेकंड में होता है ये, है ना। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहला स्टेप लिया हमने, अकॉर्डिंग टू एनर्जी इक्वेशन E1 इज इक्वल टू E2। दूसरा स्टेप लिया P1 V1 प्लस U1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस Z1 प्लस Q इज इक्वल टू P2 V2 प्लस U2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस Z2 प्लस W। तो इसमें हमने क्या देखा, P1 V1 और P1 V1 प्लस U1 और P2 V2 प्लस U2, इन दोनों को तो हम बोलते हैं H1, है ना। ठीक है, और इसको बोलते हैं H2। C1 स्क्वायर बाई 2, क्योंकि वेलोसिटी इनलेट पे कम होती, 0 हो गई। Z1 Z2 से कट गया, Q1 की वैल्यू 0 है हमारे डेफिनेशन से, और W की वैल्यू भी 0 है, तो हमारे पास खाली एक ही स्टेप बच गया, H1 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2। ये बस इतना सा डायरेक्ट स्टेप। चौथे स्टेप में क्या हुआ, C2 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू H1 माइनस H2 इज इक्वल टू डेल्टा H। तो पांचवें स्टेप में क्या हुआ, C2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा H अंडर रूट, और अंडर रूट ये हुआ, और चूंकि किलो जूल ये इसमें से, इसकी यूनिट किस में बेटा, इसका किलो लेना है, तो 2000 ऑफ डेल्टा H। कनेक्शन कट गया है, हेलो बच्चों, हो क्या, चले गए? बेटा कोई है क्या, चले गए? चल रही है। आ रही है, चलो वेरी गुड बच गया। चलो बेटा एक बार फटाफट कर लो यार, ये कनेक्शन आज बहुत गड़बड़ कर रहा है इन दिनों, तो अपना ये एक बार ये काम हो गया है ना। ठीक है, देखो मैंने समरी किया है, समझ में आया कितना क्लियर कट समरी, एकदम छोटा 6 स्टेप में क्वेश्चन है, इतना समझाने के लिए इतना टाइम लगा था। ये दिख रहा है क्या, ये वाला, ये स्क्रीन, बस इसको, ये समरी है, इतना सा लिखना है, अपन ने जो पढ़ा वो इतना समरी है। C2 is equal to 44.72 delta H, E1 is equal to E2, P1 V1 plus U1 plus C1 square by 2 plus Z1 plus Q is equal to P2 V2 plus U2 plus C2 square by 2 plus Z2 plus W। बेटा जितने भी जने हैं, मैं रोज एक एक चीज पूछूंगा इसमें, जिसको समझ में नहीं आया वो मेरे से पूछ लेना। PE is energy in joule, P1 pressure, V1 volume, U1 specific internal energy, C1 velocity of steam at inlet, है ना, velocity of steam, Z is height, Q is heat, है ना, और ये सब वापस इसके एग्जिट के फॉर्मूले। एक एक चीज अगर पता नहीं है तो पूछ लेना, इनको आज घर पे सब जने अच्छी तरह तैयार कर लेना। एक लास्ट और एक मेन चीज बता दूं, इनमें तुम गड़बड़ नहीं कर दो, वापस समरी कर रहा हूँ एक एक पॉइंट की। P इज प्रेशर, P को हम प्रेशर बोलते हैं, और प्रेशर होता है अपना फोर्स अपॉन एरिया, जो कि जनरली अपना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में अपन यूज करते हैं।
और इसको हम पास्कल भी बोलते हैं, इसकी यूनिट पास्कल होती है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं। V इज वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, लंबाई इंटू चौड़ाई LBH, और इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब। तीसरा T फॉर टेम्परेचर, और टेम्परेचर को अपन बोलते हैं फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी, और इसकी यूनिट होती है केल्विन, PV, U है ना, U कैपिटल U ले लो अभी। U इज इक्वल टू इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, यूनिट होती है जूल, है ना। नाम है इसका नाम है U इज ये टेम्परेचर, U है इंटरनल एनर्जी, इसकी यूनिट होती है, इसका फॉर्मूला होता है इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, यूनिट क्या हो गई जूल। H क्या है, H इज एंथैल्पी, कैपिटल H है ना, और ये क्या होता है PV प्लस U, इसकी यूनिट भी जूल। और S क्या है एंट्रोपी, एंट्रोपी की यूनिट क्या का फॉर्मूला क्या है Q/T, dQ/T, तो जूल पर केल्विन। और इन सब के छोटे भाई क्या क्या हैं, इसका छोटा भाई है V बराबर कैपिटल V/M, इसका छोटा भाई है U इज कैपिटल U/M, इसका छोटा भाई है H, इसका कैपिटल H/M, इसका S तो कैपिटल S/M, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब पर किलोग्राम, इसकी यूनिट हो जाएगी यूनिट, ये यूनिट्स है ना, इसकी यूनिट हो जाएगी किलो जूल पर किलोग्राम, इसकी यूनिट भी किलो जूल पर किलोग्राम, इसकी यूनिट किलो जूल पर किलोग्राम, और ये केल्विन का केल्विन पीछे के। ये 8 पॉइंट, और 2 पॉइंट और हैं। Q अपन बोलते हैं हीट को, हीट इज MS डेल्टा T, MC यहाँ पर MS करना पड़ेगा तो भी चक्कर है, MS कर दो, ये S वो नहीं है, MS छोटा कर दो, MS डेल्टा T, तो ये हीट की यूनिट होती है जूल। और W होता है, W इज PdV, इसको बोलते हैं वर्क, है ना, और वर्क होता है यहाँ पर P इंटू डेल्टा V, और ये भी जूल में होता है। सारी चीजें आ गई। अरे कुछ बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? अरे जिंदगी के खास फंडे चल रहे हैं, ये जो बोर्ड पे दिख रहा है इस समय, धीरज दिख रहा है बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आज याद करना है, टेस्ट में यही पूछूंगा, टेस्ट में PVT UHS 6 और 4 10 और 2 12, ये 12 चीजें अगर आती है तो हम थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। हर बच्चे को ये 12 चीजें कल अपनी अपनी कॉपी में ये सब जो 12 पॉइंट नोट कर लेना, मैं पूछूंगा, देखा 12 पॉइंट, ये 12 ही पॉइंट है ना, ठीक है। यश श्रीवास्तव, यश, हाँ सर, हाँ सर ये MS डेल्टा T में S क्या है? हाँ, ये S बेटा ना, ये स्पेसिफिक हीट है यार, ये यहाँ पर S अलग चीज, ये इससे एंट्रोपी से रिलेटेड नहीं है, दोनों S नहीं है, ये S है बेटा, M है स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक हीट है, इसका नाम स्पेसिफिक हीट कहलाता है, ठीक है। MS ये अलग चीज है थोड़ी सी, स्पेसिफिक हीट है ये S। C भी लिखेंगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने S लिख दिया इसको, ठीक है। MC डेल्टा T भी बोलते हैं अपन इसको, CPCV नहीं बोलते थे अपन, CPCV वो है ये एक्चुअली, MCPCV नहीं तुमने पढ़ा होगा, MC डेल्टा T, C भी लिख सकते हो, अच्छी है ना, ये थोड़ा अच्छा रहेगा। C इसकी जगह C कर दो, इसकी जगह C कर दो, C इज स्पेसिफिक हीट है ना बेटा, MC। C वेलोसिटी नहीं है, ध्यान रखना, मैं स्पेशली लिख रहा हूँ यहाँ पे, स्पेशली इस पे बॉक्स बना रहा हूँ। C इज स्पेसिफिक हीट लिख लो तुम, C के ऊपर ऐसे इन्वर्टेड कॉमा लगा दो, इन्वर्टेड कॉमा है ना, और एक पूंछ निकाल दो ऐसे C की, है ना, एक कैपिटल एक ABCD में ऐसे पूंछ निकालते हैं ना अपन, 3rd या 4th या कौन सी होती है उसमें, तो इसमें लिख दो स्पेसिफिक हीट, और इसकी यूनिट होती है, स्पेसिफिक हीट हो जाएगा तुम्हारा, स्पेसिफिक हीट हो जाएगा, ये हो गया ना Q/MT हो गया, देख तुम्हारे सामने, तो इसकी यूनिट हो जाएगी किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। ये C और S दोनों की यूनिट सेम जैसी, एक जैसी बेटा, C और S दोनों की यूनिट एक जैसी है, देख लो, है ना, दिख रही है एक जैसी, ठीक है, ये चलो
इसको आज सभी जने अच्छी तरह से याद कर लेना, ये पॉइंट, ये अपने समरी है बिल्कुल। P फॉर प्रेशर। मोहित भट्ट, यस सर। पास्कल क्या होता है बेटा? पास्कल सर प्रेशर की यूनिट है। वेरी गुड। क्या होता है पास्कल का मतलब? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। प्रेशर की कितनी यूनिट आती है तुम लोगों को? प्रेशर की कितनी यूनिट आती है? कौन जानता है प्रेशर की कितनी यूनिट जानता है? कोई बच्चा बताओ, कितनी सुनी तुम लोगों ने? नहीं पता ना? देखो बेटा, प्रेशर की कम से कम 10 यूनिट मैं तुम्हारे को बताता हूं जो तुम्हारे को याद होनी चाहिए। P फॉर प्रेशर। प्रेशर मतलब दाब, है ना। फॉर्मूला इज फोर्स अपॉन एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। यूनिट एस है ना, इसकी यूनिट्स देखते हैं। सबसे पहले तो जनरल यूनिट है, नंबर पहली यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं पास्कल। तीसरी यूनिट है, से छोटी यूनिट है, किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट यूनिट है किलोग्राम, नेक्स्ट यूनिट है किलोग्राम की जगह पाउंड, LB, पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर, है ना। इसको बोलते हैं बेटा, तुम लोगों ने सुना होगा P पाउंड स्क्वायर पर स्क्वायर इंच, PSI। ये बहुत फेमस यूनिट है PSI। जो तुम्हारी गाड़ियों में जो हवा पड़ते हो ना, वो ये वाली हवा यूनिट होती है PSI में। LB मतलब पाउंड, है ना। LB इज पाउंड बेसिकली, ठीक है। ये पाउंड पर इंच स्क्वायर है। कितनी होगी? 1 2 3 4। फिर तुमने सुनी होगी बार, फिर तुमने सुनी होगी एटा, फिर तुमने सुनी होगी मिलीमीटर ऑफ HG, फिर मिलीमीटर ऑफ वाटर गेज, है ना, WG भी होती है। फिर सेंटीमीटर छोड़ो तो फिर ज़्यादा हो जाएगी। ये बेसिक यूनिट्स। और कौन सी जो तुम लोग पढ़ते हो? इतना बार, है ना, इतना बार, एटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन की जगह न्यूटन, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक यूनिट और होती है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितनी होगी गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं यूनिट तुम ले लो। कौन सी भूल रहा हूँ यार? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, डाइन पर इंच पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पास्कल हो गया, KGF हो गया, KGF पर सेंटीमीटर स्क्वायर। खाली इसको KG पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखते हैं, KG पर। हाँ, एक और हो गया ना, ये KG पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुमने उसमें पढ़ी होगी तुम्हारे इसमें SM में, है ना। ये एक्चुअली KGF पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। 10 यूनिट्स हो गई, ठीक है बेटा। दिख रही है तुम्हारे सबको? दिख रही है मोहित ये यूनिट्स? यस सर। एक बार बोल के बताओ, प्रेशर की यूनिट्स 10 यूनिट्स हैं। बोलो 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 बोलो, अविनाश बोल के बता। हाँ सर। सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, फिर LBF पर मीटर स्क्वायर, KG फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, KGF मतलब फोर्स, KG फोर्स पर मीटर स्क्वायर, KGF पर मीटर स्क्वायर। फोर्स, हाँ सर, KG फोर्स पर मीटर स्क्वायर, फिर LB फोर्स पर मीटर स्क्वायर, पर इंच स्क्वायर, इंच स्क्वायर। अच्छा सर, इंच स्क्वायर। पाउंड पर स्क्वायर इंच, इंग्लिश में बेटा, इंग्लिश में स्क्वायर इंच बोलते हैं इनको, स्क्वायर इंच, ठीक है। ठीक है सर। फिर बार, फिर एटा और HG और WG इज वाटर गेज, ये HG मतलब वाटर गेज। हाँ सर। हाँ। और सर फिर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और KGF पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 10 यूनिट होती है प्रेशर की, 10 तरह की, मिनिमम और भी हो सकती है बहुत सारी, पर ये बेसिक जो तुम लोगों को बहुत काम आती है वो यूनिट है, ठीक है, जो भी दाब होता है। अब अपन तुम कार में हवा भराते हो ना बेटा, अपने कार में, ट्रक में, तुम्हारी मोटरसाइकिल में, तो वो PSI में बोलते हो। और तुमको वो क्या बोलता है? तुमको कहता है जैसे 30 कितनी भरते हो मोटरसाइकिल में? मोटरसाइकिल में हवा कितनी भरते हो? टायर में आगे पीछे? आगे 22 23 आगे 22 23 क्या 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 होता है? 22 23 यूनिट क्या होती है? PSI 50 पाउंड है ना बेटा। अब ध्यान रखना, आज के बाद जब भी तुम हवा भराने जाओ
तो जो तुम्हारा प्रेशर गेज होता है, ये प्रेशर गेज, उसमें 2 यूनिट्स दे रखी होती हैं, है ना। एक तो दे रखा होगा 0, 1, 2, 3 और ये 4, ऐसा कुछ दे रखा होगा। एक पे लिखा होगा यहाँ पर 0 के पास 0 ही लिखा होगा अंदर, दूसरे जैसे दूसरे कलर में दूसरा होगा 0, दूसरी जगह लिखा होगा करीब 15, यहाँ पर 30, यहाँ पर 45 और ये 60, ठीक है। ये एक ही कांटा, तो आपको है ना ऐसे 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 ये नापते हो आप लोग, ये 30, 15, 30 वाला। तो जो ये इसका मतलब क्या यूनिट है बेटा, 1 किलोग्राम, है ना, 1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो प्रेशर है वो अपना 14.2 PSI के बराबर होता है। देख लो 1 बराबर 15 के आसपास, 14.2 का मतलब करीब करीब 15 के आसपास दिखता है तुम्हारे को। तो इसका मतलब तुम लोग जो हवा भराते हो, जैसे मेरी कार में 35 मैं भराता हूँ भैया, 30 से 35 है, 30 मान लो, तो मैं क्या बनाता हूँ 30 पाउंड। तुमको क्या लगता है बेटा, POUND पाउंड, ये कोई वजन है? ये वजन नहीं है, ये पाउंड पर स्क्वायर इंच, ये इसका पूरा फॉर्म है, इसको PSI बोलते हैं, है ना। कभी तुम रोडवेज की बस देखना, रोडवेज की बस, ट्रक, इनके यहाँ पर लिखा होता है 90 PSI, इसकी इस जगह पे लिखा होता है 90 PSI, यहाँ पे 75 PSI, ऐसा कुछ लिखा होता है। इसका मतलब कितना हो गया बेटा, करीब 90 का मतलब हो गया, जैसे 75 का मतलब हो गया करीब 5, है ना, 75। इसको यूँ मान लो 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रफली 15 PSI, ठीक है ना। तो करीब 75 PSI कितने, 75 PSI कितने के बराबर हो गया, करीब 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर हो गया। बात समझ में आ रही क्या, 90 बराबर 6 हो गया, है ना। ट्रकों में बस इतना ही IS बढ़ते हैं और अपनी कारों में अपन 30 का बढ़ते हैं, मतलब 2 पॉइंट। अगर kg में बोलोगे तो क्या बोलोगे बेटा, 2 पॉइंट, है ना। kg में अगर भर रहे हो 30 पाउंड भर रहे हो तो पाउंड नहीं बोलोगे, पूरा उसका फुल फॉर्म क्या है, पाउंड पर स्क्वायर इंच, PSI, ठीक है। क्या समझ में आया क्या कंसेप्ट, समझ में आया किसी को? बहुत बढ़िया बेटा, ये ध्यान रखना, आप कभी भी जाके उसका वो हवा बढ़ता है ना, उसका प्रेशर गेज चेक करना और देखना तुम लोग, ये जो मैं बता रहा हूँ उस तरह से PSI और दोनों में लिखा होगा kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। चलो आज की क्लास खत्म करते हैं और अटेंडेंस दे देते हैं तुम्हारी फटाफट, है ना।